तो डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम लायबिलिटी के अंतर्गत जो कि LLB फर्स्ट ईयर कॉन्ट्रैक्ट सेकेंड में पढ़ा जाना है, उसमें हम लोग देख चुके हैं कि सिक्योरिटी जो है वो कब अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है। उसमें हमने देखा है कि एक तो रिवोकेशन ऑफ सिक्योरिटी हो जा सकता है बाय नोटिस के द्वारा, उसकी मृत्यु के द्वारा सेक्शन 131 में, और हमने देखा बाय वेरिएंस ऑफ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा। ये तीन जो है वो हम लोग देख चुके हैं। आइए अब देखते हैं चौथा कि बाई रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेप्टर, बाई रिलीज और डिस्चार्ज बाई प्रिंसिपल डेप्टर क्या है सेक्शन 134। सेक्शन 134 अगर अकॉर्डिंग टू 134 देखें तो द रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेप्टर, प्रिंसिपल डेप्टर जो है मतलब मूल ऋणी जो है उसकी निर्मुक्ति हो जाती है, वो निर्मुक्त हो जाता है या उसका उन्मोचन हो जाता है, तो वो डिस्चार्ज हो जाता है। इसलिए इसमें हम देखते हैं कि कब डिस्चार्ज होता है। हाँ, तो डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम LIT, इसी को देख रहे थे। इसी के तहत जो पॉइंट आज देख रहे हैं वो है सेक्शन 134 को हम लोग पढ़ेंगे। सेक्शन 134 में आपका जो पॉइंट है वो है एक तो मृत्यु के द्वारा हो जाता है, बाई नोटिस हो जा सकता है, अगर कोई वेरिएंस आता है उसमें हो सकता है, जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अगला होता है कि बाई रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेप्टर, प्रिंसिपल डेप्टर के रिलीज होने से या प्रिंसिपल डेप्टर के डिस्चार्ज हो जाने से क्या होगा, ये जो सिक्योरिटी है वो भी निर्मुक्त हो जाएगा। रिलीज होना मतलब डिस्चार्ज मतलब रिलीज होना, निर्मुक्त होना, निर्मुक्त या डिस्चार्ज होना, उन्मोचन हो जाना, उन्मोचित हो जाना। अगर सेक्शन 134 को देखें अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेयर एक्ट में, तो क्या कहता है ये देखिए। सेक्शन 134 कहता है डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेप्टर। The security is discharged by any contract between the creditor and the principal debtor, by which the principal debtor is released, or by any act or omission of the creditor, the legal consequence of which is discharge of the principal debtor. अब देखिए यहाँ पे, अब इसको हम लोग पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं बेयर एक्ट को। क्या कहता है, द सिक्योरिटी इज डिस्चार्ज बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट, सिक्योरिटी जो है डिस्चार्ज हो जाएगा एनी कॉन्ट्रैक्ट, एनी कॉन्ट्रैक्ट। किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा बिटवीन क्रेडिटर एंड किसके बीच, क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेप्टर के बीच। ये आपको प्रिंसिपल कौन है, क्रेडिटर कौन है, प्रिंसिपल डेप्टर कौन है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको हम जान रहे हैं। तो एक अगर क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेप्टर के बीच में हाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, इस तरीके का, ये इस कॉन्ट्रैक्ट का रिजल्ट ऐसा होता है कि ये रिलीज कर देता है किसको, प्रिंसिपल डेप्टर को। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करता है जिससे प्रिंसिपल डेप्टर क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, निर्मुक्त हो जा रहा है। तो जैसे ही प्रिंसिपल डेप्टर रिलीज हो रहा है वैसे ही क्या होगा, वैसे ही ये रिलीज हुआ, और रिलीज होते हुए सिक्योरिटी क्या होगा, ये भी रिलीज हो जाएगा। मतलब ये सिक्योरिटी क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी। क्यों, क्योंकि सिक्योरिटी की लायबिलिटी जो होती है वो प्रिंसिपल डेप्टर्स के सम विस्तीर्ण होती है। ये हम लोग ऑलरेडी सेक्शन 128 में पढ़ चुके हैं।
सेक्शन 120 में साफ कहा गया है, अगर आप सेक्शन 128 को पढ़ेंगे जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें कहा गया है कि को एक्सटेंसिव लायबिलिटी होती है। क्या होती है? को एक्सटेंसिव लायबिलिटी होती है, मतलब सम विस्तीर्ण। प्रिंसिपल डेप्टर की का दायित्व जो होता है, श्योरिटी का जो दायित्व होता है, श्योरिटी की जो लायबिलिटी होती है वो को एक्सटेंसिव होती है। किसके? प्रिंसिपल डेप्टर का। मतलब प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व के को एक्सटेंसिव होता है। अगर मूल ऋणी का दायित्व खत्म हो गया तो प्रिंसिपल डेप्टर का भी दायित्व खत्म हो गया। हमने जिसकी गारंटी ली है, जब उसकी गारंटी खत्म हो गई तो बात ही वही खत्म हो गया। हाँ, अगेन आप सेक्शन 140 फिर पढ़ेंगे आगे, उसमें भी लिखा हुआ है कि पेमेंट और परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑब्लिगेशन, आफ्टर पेमेंट और परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑब्लिगेशन द श्योरिटी कैन सीक रिम्बर्समेंट फ्रॉम द प्रिंसिपल डेप्टर। हाँ, तो ये है सेक्शन 134 का एक पार्ट। क्या भाई? तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया और कॉन्ट्रैक्ट में रिलीज हो गया तो क्या हो गया? वो हो गया। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका इसमें क्या है, इसी सेक्शंस में, कि रिलीज किसके द्वारा किया गया? क्रेडिटर के द्वारा, या दूसरा है बाय एनी एक्ट। कोई एक्ट आ गया है इस तरीके का। एक्ट एक तो कानूनन भी होता है और बाय एनी एक्ट, मतलब प्रिंसिपल डेप्टर क्रेडिटर के कुछ ऐसे एक्ट हैं जिसका ये एक्ट करता है ऐसा, या कोई ओमिशन बाय ओमिशन। तो बाय एक्ट और बाय ओमिशन बाय द क्रेडिटर। किसके द्वारा? क्रेडिटर के द्वारा। बाय क्रेडिटर, कोई ऐसा एक्ट करता है क्रेडिटर जिससे क्या होता है? ये प्रिंसिपल डेप्टर निर्मुक्त हो जाता है, रिलीज हो जाता है अपने दायित्व से। तो जैसे ही प्रिंसिपल डेप्टर रिलीज होगा, सेक्शन 128 ये भी रिलीज हो जाएगा। और कुछ ऐसा ओमिशन करता है जो ओमिशन उसको नहीं करना चाहिए था और उसके करने के कारण ये प्रिंसिपल डेप्टर रिलीज हो जाता है, तो भी वो क्या होगा? श्योरिटी रिलीज हो जाएगा। हाँ, तो ये है आपका बेसिक। अब इसमें जो हम लोग और भी इसके आगे अगर इसको डिटेल्स देखें तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, और जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, उसको भी हम इसमें देखेंगे। तो इस तरीके से सेक्शन 134 जो है वो 134 आपके मूल ऋणी से जो दायित्व की निर्मुक्ति है, लायबिलिटी से जो डिस्चार्ज होता है, उसको दो तरीके से करता है। एक क्या करता है? एक हम देखें अगर दो तरीका था, बाय क्रेडिटर, और दूसरा देखें तो बाय जो लेजिस्लेचर, अधिनियम के द्वारा भी हो सकता है। बाय एक्ट, कोई एक्ट आ जाए उसके द्वारा भी हो सकता है, मूल ऋणी को लाभ मिलता है। अब एक आता है क्रेडिटर के द्वारा, तो आप देख चुके। क्रेडिटर क्या करेगा? क्रेडिटर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, और इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा जिससे उसको, जैसे मान लीजिए क्रेडिटर ए और बी है, ए ने बी को ऋण दिया, ए मान लीजिए क्या है? क्रेडिटर है, और बी प्रिंसिपल डेप्टर है। ए ने बी को ऋण दिया, बाद में बी दिवालिया हो गया, या बी इसके पास कोई पैसा नहीं है, तो बी के पास कुछ सामान है। ए ने कहा चलो ठीक है, ये सामान मुझे दे दो, तुमको मैं ऋण से माफ़ करता हूँ। तो ए ने बी को जैसे ही माफ़ किया, वैसे ही सी जिसने श्योरिटी ली थी इस ऋण की, तो ये सी भी श्योरिटी से क्या हो गया? निर्मुक्त हो गया। ठीक है, अब वो श्योरिटी का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि ये हिसाब किताब यहाँ पे हो गया। तो ये एक उदाहरण कह सकते हैं बाय एक्ट, बाय कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बाय एक्ट और बाय ओमिशंस के भी उदाहरण हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए एक क्या है? ए जो है उसको घर बनाना है, ए को घर बनाना है, और इसने घर बनाने के लिए बी ठेकेदार को रखा। बी क्या है? ठेकेदार है। बी इसको घर बना के देगा। बी को इसने ठेकेदार इसलिए रखा कि सी ने इसकी श्योरिटी ली कि हाँ ये सही से काम करके देगा। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसमें एक शर्त था ए और बी के बीच में। शर्त ये था कि जो
सामान उपयोग होगा, लकड़ी, बालू, सीमेंट, ये सब कुछ जो है, ईंटा, उसकी व्यवस्था कौन करेगा? ए इसको देगा। अब जब ये घर बनाने पहुंचा तो ए ने उसको समय पे वो चीज़ उपलब्ध नहीं कराया, और समय पे उपलब्ध नहीं कराने के कारण बी अपना काम नहीं कर सका। तो यहाँ पे ओमिशंस किसका है, या इसका एक्ट उस तरीके का है कि उसने वो इसको जो काम करना था वो उसने नहीं किया। जब ये काम नहीं किया तो ये क्या हो गया? अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो गया। जब ये अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो गया, ये अपनी लायबिलिटी से रिलीज हो गया, तो सी की सिक्योरिटी अपने आप खत्म हो गई। सीधी सी बात है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 128। सेक्शन 128 कहता है को एक्सटेंसिव होता है, बी और सी के बीच क्या होता है? को एक्सटेंसिव नेचर रिलेशन होता है। ये निर्मुक्त, ये निर्मुक्त, ये इसके पास भार है तो इसके पास भी भार है। ठीक है। अब एक आता है क्या कोई ऐसा एक्ट है जो अधिनियम में, दूसरा है बाय एक्ट, कुछ अधिनियम में ऐसा आ जाए जिससे अधिनियम में आने से क्या अधिनियम, मान लीजिए कि कोई ऐसा अधिनियम आ जाए जिससे ये रिलीज हो जाए, तो क्या ये रिलीज हो जाएगा? जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कि ए क्या है? एक बैंक है। बैंक से किसान ने, ये किसान है, फार्मर है, किसान को इसने क्या किया? ऋण दिया। ये ऋण तब दिया जब इसने सी ने क्या की? श्योरिटी ली। ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? किसान के ऋण को माफ़ कर दिया, और कोई ऐसा एक्ट लाया जिसमें बोला कि इसको माफ़ कर दिया जाए। तो किसान की माफ़ी हो गई तो क्या श्योरिटी भी माफ़ हो गया? ये एक प्रश्न है। इस प्रश्न में एक केस था बालकृष्ण वर्सेस आत्माराम का। किसका? बाल कृष्ण वर्सेस आत्माराम। बालकृष्ण वर्सेस आत्माराम के केस में कहा कि नहीं नहीं, ये रिलीज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया, लेकिन सिक्योरिटी को वो पैसा चुकाना होगा। ये डिस्चार्ज नहीं हुआ, तो अधिनियम से डिस्चार्ज हुआ। मतलब वो जो एक्ट आया, जो अधिनियम आया, उसका उद्देश्य क्या है? जो प्रिंसिपल डेप्टर है, जो मूल ऋणी है, उसको दायित्व से छुटकारा देना, न कि सिक्योरिटी को। ये केस जो था, ये था 1944 का। अब एक केस और आया, आयु पुन्नी वर्सेस देवासी कोचुसेफ। ये आया 1966, केरला केस। इसमें जो न्यायाधीश थे उन्होंने कहा कि अगर इसके ऋण माफ़ हो गए तो इसके साथ साथ अगर इसका ऋण माफ़ नहीं किया जाए तब तो सेक्शन 128 का कोई मतलब ही नहीं। सेक्शन 128 जो समविस्तरण की बात हो है, वो तो बात यहाँ हुई नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि एक है सेक्शन 145। मोटे तौर पे सेक्शन 145 ये कहता है, जो हम लोगों ने पहले भी कहा था, कि यहाँ पे जो होते हैं, ये क्या है? ये कौन है? ये है क्रेडिटर, और ये है प्रिंसिपल डेप्टर, और ये सिक्योरिटी। तो यहाँ पे 3 पर्सन होते हैं और 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट तो क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेप्टर के बीच होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिटर और सिक्योरिटी के बीच होता है। लेकिन एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्रिंसिपल डेप्टर और सिक्योरिटी के बीच होता है। मतलब अगर सिक्योरिटी को वो सारे जो दायित्व इसके हैं, उस दायित्व को ये पूरा नहीं कर पाया इसको, तो वो सिक्योरिटी उस दायित्व से बंधा होता है और सिक्योरिटी इसको चुकाता है। और सिक्योरिटी जैसे ही क्रेडिटर को सारी चीज़ें चुकाएगा, सिक्योरिटी क्या करेगा? प्रिंसिपल डेप्टर से वो सारी वसूली कर सकता है। ये कहता है सेक्शन 145। तो अगर मान लीजिए इसको कोई सुविधा दिया गया अधिनियम से, मान लीजिए इस फार्मर को छूट दे दिया गया और इसको वो छूट नहीं मिला, तो ये क्या करेगा? ये उसको चुकाना पड़ेगा, सिक्योरिटी को ये बैंक को देना पड़ेगा पैसा। जैसे ही सिक्योरिटी को बैंक को देना पड़ेगा तो सिक्योरिटी क्या करेगा? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 145 वो क्या करेगा? इससे वसूलने चला जाएगा। तो वास्तव में जिसके लिए छूट लाया गया, जिस फार्मर के लिए छूट लाया, उसको इसका फ़ायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली इसको तो पैसा कहीं ना कहीं पे करना ही पड़ेगा। तो इस अधिनियम के लाने का उद्देश्य कोई रह नहीं जाए। तो इसलिए न्यायाधीश जो इस केस में कहते हैं, इस मामले से उलट बात ये कहते हैं, जो बालकृष्णन वर्सेस आत्माराम में कहा गया, इससे उलट बात ये कहते हैं कि नहीं, अगर
जो प्रिंसिपल डेप्टर है उसको छूट मिल जाती है, चाहे वो अधिनियम बना से ही क्यों ना मिले, तो भी सिक्योरिटी जहाँ तक उसको छूट मिलेगा वहाँ तक ये क्या होगा, अपने दायित्व से मुक्ति पा लेगा, इसके दायित्व वहाँ नहीं रहेंगे। तो ये है। इसके अलावा दूसरा था जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, दूसरा तरीका क्या है, बाय ओमिशन, जो हमने आपको बताया, बाय ओमिशन और एनी एक्ट जो बताया। क्या बताया, ठेकेदार वाला उदाहरण, कि कोई ठेकेदार को आप काम दे रहे हैं और आप ठेकेदार को ये सप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं कि इसके बालू गिट्टी छड़ जो भी है कंक्रीट वो हम सप्लाई देंगे और वो घर बनाएगा, और कोई सिक्योरिटी उसकी ले रहा है। अब जब आप वो सैंड जो कंक्रीट है, जो सीमेंट है, उसकी सप्लाई ही नहीं देंगे, ठेकेदार अपना काज नहीं कर पाएगा, और काम नहीं कर पाएगा तो ठेकेदार क्या होगा, लायबिलिटी से मुक्त हो जाएगा। और लायबिलिटी से अगर ठेकेदार मुक्त होगा तो उसकी ठेकेदार की जो गारंटी ले रहा है, फिर सिक्योरिटी ले रहा है, वो सिक्योरिटी भी क्या होगा, वहाँ से मुक्त हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उस एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं। सेक्शन 134 में कुछ एग्जाम्पल हैं। ये इलस्ट्रेशन मैं इसलिए बोलता हूँ कि इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ए गिव्स ए गारंटी टू सी फॉर गुड्स टू बी सप्लाइड बाय सी टू बी, सी सप्लाइज गुड्स बी एंड आफ्टरवर्ड्स बी बिकम एम्बेरेस्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट्स विद his creditors including C to assign to them his property in consideration of their releasing him from the demands. Here B is released from his debt by the contracts with C and A is discharged from his suretyship. इसका उदाहरण मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ कि अगर कोई व्यक्ति है जिसने, मान लीजिए इसमें इस उदाहरण में यही कहता है कि ये जो क्रेडिटर है और ये प्रिंसिपल डेप्टर है, क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेप्टर को कुछ धन दिया है, कुछ पैसा दिया है जिसकी सिक्योरिटी इसने ली है। अब ये क्या होता है कि प्रिंसिपल डेप्टर वो धन चुका नहीं पाता है वापस, प्रिंसिपल डेप्टर के पास इतना पैसा नहीं है कि वो चुका पाए, तो प्रिंसिपल डेप्टर क्रेडिटर से रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरे पास कुछ एसेट्स है वो ले लो, उसके बदला मुझे मुक्ति दे दो। क्रेडिटर वैसा करता है, और जैसे ही इसको मुक्त करता है, इस मतलब एक तरह का ये कॉन्ट्रैक्ट से करता है कि तुम मुझे दो, मैं तुझे रिलीज कर दूंगा। ये रिलीज जैसा ही करता है वैसे ही सिक्योरिटी भी क्या होता है, रिलीज हो जाता है। ये एक उदाहरण था। दूसरा उदाहरण इसको देखिए। A contracts with B to grow a crop of indigo or aged land and to deliver it to B at a fixed rate, and C guarantees A to perform his contract. B diverts a stream of water which is necessary for the irrigation of aged land and thereby prevents him from raising the indigo. C is not longer liable to his guarantee. अब आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी भूमि पर एक नील का फसल, इंडिगो नील का फसल उपजाने के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि भाई आप मेरे लिए नील का फसल उपजा दो और हमको दो, एक समय पे हमको दे दो और इस रेट में दे दो। वो बोलता है ओके, हम दे देंगे, और इसकी गारंटी सिक्योरिटी ले लेता है। अब जब उसको नील की फसल उपजाने जा रहा है तो क्या करता है, ये एक ऐसा एक्ट करता है क्रेडिटर कि उसकी फसल में पानी छोड़ देता है। उसकी फसल में क्या करता है, पानी छोड़ देता है। पानी का धार उसके पास है, उसने क्या किया, उसकी फसल में पानी का धार एक छोड़ दिया, जो और पानी का धार छोड़ नहीं दिया, सॉरी, पानी के धार को मोड़ दिया, क्योंकि पानी के धार से ही क्या होना था, सिंचाई होना था। तो जब वो पानी वहाँ नहीं पहुँच पाएगा तो उसके एक्ट के कारण क्या हुआ, वो नील का फसल उपजा नहीं पाया, और जब वो नील का फसल नहीं उपजा पाया तो उसके एक्ट के कारण ये काम हुआ। इसलिए क्या होगा, क्योंकि एक्ट के कारण ये हुआ, इसलिए ये क्या होगा, प्रिंसिपल डेप्टर डिस्चार्ज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल डेप्टर को नील की खेती इसके कारण नहीं हुई, इसके एक्ट के कारण नहीं हुई। इसने एक्ट जो क्या किया, पानी इसके खेत में जाना मोड़ दिया। तो जैसे ही ये डिस्चार्ज होगा, सिक्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल देखिए इसका। A contracts with B for a fixed price to build a house for B within a stipulated time by B supplying the necessary timber. C guarantees A to performance of the contract. B omits to supply the timber. C is discharged from his liability. Already इसको हम बता चुके हैं कि ठेकेदार है और ठेकेदार
जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है कि हम आपका घर बनाएंगे, क्रेडिटर का घर बनाएंगे, लेकिन आप टिम्बर की सप्लाई करेंगे। ये ओमिशन करता है, टिम्बर की सप्लाई नहीं करता है, जिसके कारण ये घर नहीं बना पाता है। सो कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे क्या होता है, फेल होता है और ये डिस्चार्ज हो जाता है। ये डिस्चार्ज हो जाता है तो सिक्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये है इसमें आप डिस्चार्ज ऑफ द लायबिलिटी। डिस्चार्ज सिक्योरिटी के कैसे डिस्चार्ज होता है अपनी लायबिलिटी से, ये आपने देखा कैसे होता है। तो ये सेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 134 ये हो सकता है डिस्चार्ज। और डिस्चार्ज कैसे होगा, बाय रिलीज और डिस्चार्ज बाय प्रिंसिपल डेप्टर। प्रिंसिपल डेप्टर डिस्चार्ज हो जाएगा तो सिक्योरिटी भी अपने आप डिस्चार्ज हो जाएगा। और प्रिंसिपल डेप्टर कैसे डिस्चार्ज हो सकता है, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाए इन दोनों के बीच में, किसके बीच में, क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेप्टर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, भाई आपको डिस्चार्ज किया, या रिलीज कर दे प्रिंसिपल डेप्टर सिक्योरिटी को इस तरीके से, या भाई कोई एक्ट के द्वारा रिलीज कर दें, या कोई ओमिशन के द्वारा भी, वो आप कोई ऐसा काम करते हैं, ओमिशन करते हैं, जिससे भी रिलीज हो सकता है। दूसरी बात आती है, क्या कोई अधिनियम आ करता है और अधिनियम में अगर प्रिंसिपल डेप्टर डिस्चार्ज हो जाता है तो क्या सिक्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। इसमें 2 केस मैंने बताया। पहले वाले केस में क्या था, ये डिस्चार्ज नहीं इसमें माना गया, लेकिन इसमें माना गया कि नहीं वो डिस्चार्ज होना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो वास्तविक फ़ायदा जो प्रिंसिपल डेप्टर को मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 145 सिक्योरिटी प्रिंसिपल डेप्टर से वो सारे पैसे वसूल सकता है। दूसरा सेक्शन 128 जो को एक्सटेंसिव की बात है, सम विस्तीर्ण होता है, मतलब ये लायबिलिटी इसके पास रहेगी तो इसके पास भी रहेगी, ये लायबिलिटी छूटेगा तो ये भी छूटेगा। तो सेक्शन 128 का भी पालन होना चाहिए। इसके साथ ही हमने जो इसमें उदाहरण था उस उदाहरण को भी देखा। 3 उदाहरण था, एग्जाम्पल था। इलस्ट्रेशन गौर से पढ़िए, इलस्ट्रेशन को जरूर पढ़िए क्योंकि इलस्ट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था आज। अगले जो है डिस्चार्ज के वो हम लोग अगले इसमें देखेंगे। थैंक यू।